किसी राज्य के छोटे से गांव में आनंद और मनोज नाम के दो भाई रहा करते थे। आनंद मनोज का बड़ा भाई था। मनोज जहां अपने पिता सुखदेव के साथ मेहनत से उनके काम में हाथ बटाता था, तो वहीं पर आनंद हमेशा घर पर आराम करता रहता था। एक दिन सुखदेव ने आनंद से बोला, बेटा आनंद, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तुम्हारा छोटा भाई तो मेरे साथ खेतों में खूब मेहनत करता है, मगर मैं देखता हूँ कि तुम दिन भर घर में आराम करते रहते हो। कल को तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारी संतान होगी। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फिर अपने परिवार का पेट कैसे भरोगे? क्या पिताजी, आप क्या बोलते हैं? पिताजी, मेहनत करके क्या होगा? अगर मेरे भाग्य में धन लिखा होगा तो मुझे कहीं से भी प्राप्त हो जाएगा। सब भाग्य का खेल है पिताजी, वरना ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो अपना पूरा जीवन मेहनत में गुजार देते हैं, मगर गरीब के गरीब ही रहते हैं। सुखदेव ने आनंद को समझाते हुए कहा, बेटा आनंद, तुम समझते क्यों नहीं हो? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, कोई काम नहीं करोगे, तो फिर गांव में तुम्हें कोई अपनी लड़की भी ब्याहने को नहीं देगा। यह सुनकर आनंद ने कहा, देखिए पिताजी, मैं आपकी तरह अपना जीवन खेत में हल चलाते हुए तो बिताना नहीं चाहता हूँ। जब मैं छोटा था तब भी आपके पास केवल 2 ही बीघा जमीन थी और आज भी आपके पास केवल 2 ही बीघा जमीन है। मैं कुछ बड़ा करूँगा। सुखदेव ने फिर कहा, अरे बेटा, कुछ बड़ा करने के लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। आनंद समझने को तैयार नहीं था। वह बोला, देखिए पिताजी, जिस दिन मेरे जीवन में भाग्य का दरवाजा खुलेगा ना, उसके बाद आप स्वयं देखेंगे मैं इतना धनवान हो जाऊंगा कि मुझे सारी जिंदगी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुखदेव निराश मन से अपने खेतों में चला गया। सुखदेव को निराश देखकर उसका छोटा बेटा मनोज सुखदेव से बोला, पिताजी, आज आपका चेहरा फिर से बता रहा है कि आपने भैया से आज फिर से काम की बात की है, और हमेशा की तरह भैया ने आपको भाग्य का पाठ पढ़ा ही दिया है। क्यों, सही बोला ना? उदास सुखदेव ने कहा, हाँ बेटा, कभी कभी मुझे चिंता होती है कि मेरे बाद आनंद का क्या होगा। हाँ समझता हूँ, लेकिन चिंता मत कीजिए पिताजी, सब सही हो जाएगा। अगले दिन सुखदेव मनोज के साथ खेतों पर जाने की तैयारी कर रहा था कि तभी वहां पर गांव का मुखिया आ पहुंचा। मुखिया को देखकर सुखदेव बुरी तरीके से चौंक पड़ा और बोला, मुखिया जी, आप इस गरीब के घर पर सब तो ठीक है? मुखिया ने कहा, सुखदेव, तुम तो जानते ही हो कि मेरा कोई पुत्र नहीं है सिवाय एक पुत्री के, और अब मेरी पुत्री राधा विवाह के योग्य हो गई है। तुम तो जानते ही हो कि मैं और मेरी पत्नी अब बूढ़े हो चुके हैं। मुखिया की यह बात सुनकर सुखदेव ने पूछा, आप कहना क्या चाहते हैं मुखिया जी? मुखिया ने कहा, मैं यही कहना चाहता हूँ कि मुझे तुम्हारा बड़ा पुत्र आनंद बहुत ही ज्यादा पसंद है, और राधा भी उसे मन ही मन बहुत पसंद करती है। अब मैं अपनी पुत्री राधा का विवाह तुम्हारे पुत्र से करना चाहता हूँ। सुखदेव ने कुछ चिंतित स्वर में कहा, मुखिया जी, आप तो जानते हैं कि आनंद कोई काम नहीं करता। सुखदेव की बात सुनकर मुखिया एकदम से बोला, हाँ, तो इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। अरे भाई, मेरे पास जो कुछ भी है वह मेरी बिटिया और दामाद का ही तो होगा, और किसका होगा बताओ भला। कुछ दिन के बाद आनंद और फिर सुखदेव भी शादी के लिए मान गया, और कुछ ही दिनों के बाद आनंद और राधा का विवाह धूमधाम से संपन्न हो गया। विवाह के कुछ दिनों के बाद मुखिया ने अपनी सारी संपत्ति राधा और आनंद के नाम कर दी और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चला गया। आनंद अपने पिता सुखदेव से बोला, देखा पिताजी, भाग्य का खेल। मैं कोई काम नहीं करता था, मगर भाग्य का खेल देखिए, मुझे राधा जैसी सुंदर पत्नी भी मिली और मुखिया जी की सारी संपत्ति भी। सुखदेव ने यह सुनकर कहा, हाँ आनंद, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अरे बेटा, तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा भला सोचना मेरा काम है। लेकिन बेटा, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वह चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे अपना सब कुछ गंवाना ही पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता है, मेरी यह बात याद रखना। अपने पिता की बात सुनकर आनंद हंसता हुआ वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद मनोज का विवाह भी मोहिनी नाम की एक गरीब कन्या से संपन्न हो गया। मनोज के विवाह के बाद सुखदेव बीमार रहने लगा और कुछ ही दिनों के बाद वह
इस संसार को छोड़कर चला गया। अपने पिता के जाने के बाद मनोज और मेहनत करने लगा, तो वहीं आनंद हमेशा अपने कमरे में आराम ही करता रहता था। कुछ दिनों के बाद आनंद की पत्नी राधा और मनोज की पत्नी मोहिनी दोनों ही गर्भवती हुई। अपने भाई को दोनों हाथों से धन लुटाता देखकर एक दिन मनोज आनंद से बोला, भैया क्या कर रहे हो? आप जिस तरह से दोनों हाथों से धन लुटा रहे हो ना, मुझे इस तरह से आपका भविष्य अंधकार में दिखाई देता है। मनोज की यह बात सुनकर आनंद गुस्से से बोला, मनोज अपने काम से काम रखो। पिताजी भी हमेशा मुझे नसीहत देते थे, मगर देखो क्या हुआ। अरे मैं कुछ भी नहीं करता, मगर फिर भी मेरे पास तुमसे अधिक धन है और तुम दिन भर 2 बीघा जमीन पर कड़ी धूप में हल जोतते हो, तब भी तुम्हारे पास 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो पाती। अरे अगर मैं उस जमीन में से अपने हिस्से की 1 बीघा जमीन वापस मांग लूँ तो हो सकता है कि तुम 2 वक्त का पेट भर के भोजन भी ना कर पाओ, और बड़े आए हो मुझे नसीहत देने। मनोज बोला, भैया जमीन में से 1 बीघा जमीन आपकी है, यह बिल्कुल सही बात है। आप चाहे तो खुशी खुशी रख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि मैं 1 बीघा जमीन पर ही मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता हूँ। इतना बोलकर मनोज चुपचाप घर से बाहर निकल गया। कुछ ही समय के बाद आनंद की पत्नी राधा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और वहीं मनोज की पत्नी मोहिनी ने एक सुंदर पुत्री को जन्म दिया। यह देखकर आनंद मनोज का मजाक उड़ाते हुए बोला, देखो मनोज, बात वहीं घुमा फिरा कर भाग्य पर ही आ जाती है। देखो मेरा भाग्य कितना अच्छा है, मुझे पुत्र की प्राप्ति हुई और तुम्हें सिर्फ एक पुत्री हुई है। यह सुनकर मनोज ने कहा, भैया पुत्रियां तो लक्ष्मी का रूप होती हैं, मुझे पुत्री होने से कोई आपत्ति नहीं है। आनंद फिर बोला, अरे कभी सोचा है कि जब तुम्हारी पुत्री बड़ी होकर विवाह के योग्य हो जाएगी तब तुम उसका विवाह कैसे करोगे? सोचा है कभी? तुम उसके लिए दहेज का इंतजाम कैसे करोगे? मनोज ने बड़ी ही सरलता से कहा, भैया मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। आनंद ने कहा, मेहनत पर भरोसा? अरे इंसान की सारी मेहनत भाग्य पट्टी की होती है। समय ऐसे ही बीतता रहा और कुछ ही वर्षों के बाद मनोज की पत्नी मोहिनी मनोज से बोली, हमारी बेटी 5 वर्ष की हो गई है, परंतु आप तो जानते ही हैं कि बेटियां कितनी जल्दी जवान हो जाती हैं। मनोज ने मोहिनी की बात सुनकर कहा, तुम कहना क्या चाहती हो मोहिनी? मोहिनी बोली, मैं देखती हूँ कि आप अपने खेतों में कितनी कड़ी मेहनत करते हैं और पूरे गांव में सबसे अच्छी फसल भी आपके खेतों में होती है। मैं चाहती हूँ कि आप अपनी फसल को गांव के जमींदार को बेचने के बजाय राज्य में क्यों नहीं बेचते हैं? मुझे विश्वास है कि आपकी फसल राज्य में बहुत अच्छे दामों पर बिकेगी। मनोज ने कहा, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कहती हो मोहिनी, कुछ दिनों से मेरे मन में भी यही बातें चल रही हैं। अगले दिन मनोज अपनी फसल काटकर बैलगाड़ी पर लादकर राज्य ले गया। वहां उसकी फसल बहुत अच्छे दामों में बिक गई। वह सोचने लगा, मोहिनी ने सच कहा था। घर आकर मनोज सोने की मुद्राएं मोहिनी को पकड़ाते हुए बोला, अरे तुमने बिल्कुल सही कहा था मोहिनी, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मेरी फसल राज्य में इतने अच्छे दामों पर बिकी है। इतनी स्वर्ण मुद्राएं तो मैं वर्षों में भी नहीं कमा पाता था। मोहिनी ने मनोज को समझाते हुए कहा, एक किसान भी बहुत अच्छा और सफल व्यापारी बन सकता है। अब आप फसल राज्य में ही जाकर बेचा करिएगा। मनोज भी खुशी से बोला, हाँ तुम बिल्कुल सही कहती हो मोहिनी, अब मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। उस दिन के बाद से मनोज अपने खेतों में और भी कड़ी मेहनत करने लगा। ज्यादा मेहनत करने की वजह से उसके खेतों में फसल और भी अच्छी उगने लगी। मनोज उस फसल को राज्य में बेचता था। कुछ ही वर्षों में मनोज के पास 25 बीघा जमीन हो गई थी। मनोज की गिनती अब राज्य के अच्छे व्यापारियों में होने लगी थी। उसका मान सम्मान भी बढ़ गया। समय ऐसे बीतता रहा। मनोज की बेटी सुलेखा अब 20 वर्ष की हो चुकी थी। सुलेखा को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, पर उसे जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करने में बहुत दिलचस्पी थी। सुलेखा पूरा दिन जंगल में बिता देती, तो वहीं आनंद का बेटा मोहन दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता था। एक दिन मनोज ने कहा, बेटी सुलेखा, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा जंगल में दिन दिन भर रहना सही नहीं है। यह सुनकर सुलेखा ने कहा, पिताजी आप तो जानते हैं कि मुझे जड़ी बूटियों से कितना प्रेम है। तभी सुलेखा की माँ मोहिनी मुस्कुराते हुए बोली, हमारी बिटिया सही कहती है। जानते हैं कि अभी 3 दिन पहले गंगा मौसी की तबीयत कितनी खराब हो गई थी। यहाँ तक कि गांव के सबसे बड़े वैद्य ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए थे।
तब हमारी बिटिया सुलेखा जंगल से पता नहीं कौन सी जड़ी बूटी तोड़ कर लाई और जैसे ही उसने वह जड़ी बूटी गंगा मौसी को खिलाई, गंगा मौसी स्वस्थ हो गई। यह देखकर तो वैद्य जी बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए। मनोज सुलेखा की तारीफ सुनकर खुश होकर बोला, कमाल की बात है, हमारी बिटिया इतनी ज्ञानी हो गई और हमें पता भी नहीं चला। तभी वहां पर मनोज का बड़ा भाई आनंद आ पहुंचा और मनोज का मजाक उड़ाते हुए बोला, भाई मनोज, अपनी बिटिया को जंगल में जड़ी बूटियों का ज्ञान प्राप्त करवाने की बजाय उसका ध्यान चूल्हे चौके में लगवा दो भाई, क्योंकि विवाह के बाद तो उसे वही करना है ना। यह क्या करवा रहा है? देखिए जेठ जी, मुझे लगता है कि आपको मेरी बिटिया पर ध्यान देने के बजाय अपने बेटे पर ध्यान देना चाहिए, जो दिन भर गांव में आवारागर्दी करता रहता है और कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब उसकी शिकायत यहाँ ना आती हो। मनोज की पत्नी बड़े ही कठोर शब्द में बोली। आनंद ने यह सुनकर कहा, अब लड़के तो इस उम्र में आवारागर्दी करते ही हैं। जब मैं अपने बेटे की उम्र का था तब मैं भी यही किया करता था और मेरे पिता मुझे हमेशा पाठ पढ़ाते रहते थे। लेकिन देखो मनोज, दिन भर कड़ी धूप में मेहनत करता है और मैं आराम से अपनी पत्नी के साथ बैठकर बातें करता हूँ, मजे करता हूँ। तब मोहिनी बोली, अगर मेरे पति अपना शरीर थकाते हैं तो उन्होंने बहुत कुछ अपनी मेहनत के बलबूते कमाया भी है। पिताजी 2 बीघा जमीन छोड़कर गए, मगर आज मेरे पति के पास 25 बीघा जमीन है। आनंद हंसते हुए बोला, तुम्हारे पति ने वर्षों मेहनत करके 50 बीघा जमीन खरीदी है और मेरे ससुर ने कुछ ही क्षणों में अपनी 50 बीघा जमीन मेरे नाम कर दी थी, जो कि मेरे पुत्र मोहन की है। तो फिर उसे भला काम धंधा करने की क्या जरूरत है? इतना बोलकर आनंद वहां से चला गया। आनंद के जाते ही मोहिनी अपने पति मनोज से बोली, सुनी जी, अब मुझे इस घर में नहीं रहना है। जब से मैं इस घर में विवाह करके आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि आपका बड़ा भाई आपका मजाक उड़ाने के अलावा कोई काम नहीं करता। हमने अपने गांव में जो दूसरा घर बनवाया है ना, हम वहीं जाकर रहेंगे। मनोज ने कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। मनोज अपनी पत्नी और अपनी पुत्री सुलेखा के साथ अपनी मेहनत की कमाई से बनाए हुए दूसरे घर में रहने लगा। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन आनंद का बेटा मोहन जंगल में ऐसे ही टहल रहा था कि तभी उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे रखी हुई एक बहुत बड़ी पोटली पर पड़ी। इस पोटली का कपड़ा तो राजमहल में ही उपयोग होता है, आखिर यह पोटली यहाँ क्या कर रही है? मोहन ने सोचा और जैसे ही पोटली खोली तो उसकी आंखें चौंधिया गई। मोहन ने देखा कि उस पोटली में स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती रखे हुए थे। मोहन सोचने लगा कि इसमें तो बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती हैं। तभी मोहन की नज़र कुछ दूर खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। मोहन उस व्यक्ति को पहचानता था। मोहन अपने आप से बोला, यह तो वीरगढ़ राज्य के महाराजा विक्रम का मंत्री चतुर सिंह है। यह यहाँ पर क्या कर रहा है? मोहन ने देखा कि चतुर सिंह के साथ एक और व्यक्ति खड़ा था और चतुर सिंह उससे आहिस्ता से बातें कर रहा था। अरे, मैंने वर्षों में राजमहल से यह स्वर्ण मुद्राएं और बेशकीमती हीरे मोती चुराए हैं। तुम एक काम करो, इन्हें दूसरे राज्य में मेरे मौसा को दे आओ। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। इसका मतलब यह हुआ कि यह चुराया हुआ है। जब यह चुराया हुआ है तो फिर इस पर तो मेरा भी अधिकार हुआ। इतना कहकर मोहन ने उस पोटली को उठा लिया। अचानक चतुर सिंह की नज़र मोहन पर पड़ गई और वह कड़क आवाज में बोला, अपने कदम वहीं पर रोक लो युवक, यह पोटली मेरी है, इसीलिए जाने की गलती मत करना, रुक जाओ। मोहन ने कहा, मूर्ख, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली है, यह चुराया हुआ धन है। अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी पोल पट्टी खोल दूंगा। चतुर सिंह गुस्से से मोहन को घूरने लगा, मगर मोहन ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और पोटली लेकर अपने गांव चला गया। चतुर सिंह उस व्यक्ति से बोला, पता करो यह कौन है, इसे तो मैं सबक सिखा कर ही रहूंगा। इधर मोहन उस पोटली को अपने घर ले आया और उसे खोलकर अपने पिता आनंद को दिखाने लगा। आनंद ने पूछा, अरे तुम्हारे पास यह सब कहाँ से आया? मोहन ने अपने पिता को सारी घटना विस्तार से बता दी और बोला, अब आप ही बताइए पिताजी, मैंने सही किया ना? मोहन ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर चतुर सिंह और राजा विक्रम सिंह 2 सैनिकों के साथ वहां पर आ पहुंचे। चतुर सिंह राजा विक्रम से बोला, यह देखिए महाराज, आप मुझसे पूछ रहे थे कि खजाने की बेशकीमती स्वर्ण मुद्राएं और हीरे मोती किसने चुराए हैं। यह देखिए महाराज, चोर आपके सामने खड़ा है और आपके खजाने से चुराया हुआ धन भी सामने पड़ा हुआ है। इस चोर का नाम मोहन है महाराज। राजा विक्रम ने क्रोधित स्वर में कहा, सैनिकों, इसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। आनंद
राजा विक्रम के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, ऐसा मत कीजिए महाराज, हमने कोई चोरी नहीं की है। राजा ने फिर कहा, बकवास बंद करो। जी तो चाहता है कि इसके साथ साथ तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को भी कारागार में डलवा दो, लेकिन तुम दोनों बूढ़े हो चुके हो और मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों कारागार में अपना बचा हुआ जीवन व्यतीत करो। अपने बेटे को आखिरी बार देख लो, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इसे सरेआम फांसी पर लटका दूंगा। इतना, लेकिन हाँ, इस जुर्म में तुम पति पत्नी भी बराबर के भागीदार हो, तुम्हें भी सजा मिलेगी और मैं तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त करता हूँ और यहाँ तक कि मैं तुम्हारा यह घर भी तुमसे छीन लूंगा। मोहन भी हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज ऐसा मत कीजिए, यह धन मैंने नहीं चुराया बल्कि मंत्री चतुर सिंह ने चुराया है। मैंने तो इसे जंगल से उठाया था, मैंने कोई चोरी नहीं की महाराज। राजा ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो लड़के, एक तो चोरी करता है ऊपर से झूठ भी बोलता है। सैनिकों ले जाओ इसे। राजा विक्रम सिंह के सैनिकों ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया और कारागार में डाल दिया। आनंद और उसकी पत्नी की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई और उन्हें उनके घर से ही धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया। आनंद अब सड़क पर आ चुका था। आनंद रोते हुए अपने भाई मनोज के घर पहुंचा और उसे सारी घटना बताने लगा। मनोज ने आनंद से कहा, अब भैया बात ऐसी है कि अगर आप मोहन को बचपन से ही मेहनत करना सिखाते तो आज आपको यह दिन देखना नहीं पड़ता, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते थे क्योंकि आपने तो अपने जीवन में खुद कभी मेहनत नहीं की। आप हमेशा भाग्य के सहारे ही जीते रहे और यही बात आपने अपने बेटे मोहन के दिमाग में भी डाल दी। अब आप क्यों रोते हो? मनोज बोला, भैया आप जैसा कहते हो वैसा ही तो हो रहा है, सब भाग्य का ही तो खेल है। अरे मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई है मनोज, मुझे बगैर मेहनत किए सब कुछ मिल गया था, इसलिए मैंने कभी उसकी कदर नहीं की। अगर मैं अपने बेटे को अच्छे संस्कार देता, उसे तुम्हारी तरह मेहनती बनाता तो आज मुझे यह दिन देखने नहीं पड़ते। मनोज कहने लगा, ठीक है, बस अब चिंता मत करिए भैया, मैं अपनी बेटी सुलेखा के साथ कल महाराज से अपने भतीजे मोहन की बात करने के लिए अवश्य जाऊंगा। चुप हो जाइए आप, चिंता मत करिए। अगले दिन मनोज अपनी पुत्री सुलेखा के साथ राजमहल पहुंच गया। मनोज राजा विक्रम से कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक दासी राजा विक्रम के पास आकर बोली, महाराज आपकी पुत्री की तबीयत काफी बिगड़ गई है, कोई सुधार नहीं हो रहा है। राज्य के सबसे बड़े वैद्य ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। यह सुनकर राजा विक्रम चिंतित हो उठा और मनोज और सुलेखा की ओर देखकर बोला, तुम दोनों कल आना, हम तुम्हारी गुहार कल सुनेंगे। महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक बार आपकी बेटी को देख सकती हूँ? सुलेखा बोली। लेकिन तुम मेरी बेटी को क्यों देखना चाहती हो? मुझे जड़ी बूटियों का बहुत अच्छा ज्ञान है महाराज, तो तुम कहना क्या चाहती हो कि मेरी बेटी को बड़े से बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए, लेकिन तुम सही कर दोगी? जी महाराज। महाराज जब आपकी बेटी के ऊपर किसी भी वैद्य की जड़ी बूटी असर नहीं कर रही हो तो एक बार मुझे भी कोशिश कर लेने दीजिए, हो सकता है मेरी दी हुई जड़ी बूटी खाकर वह ठीक हो जाए। राजा विक्रम सुलेखा और मनोज को अपनी पुत्री के कक्ष में ले गया। सुलेखा ने देखा कि राजा विक्रम की पुत्री पलंग पर लेटी हुई थी। सुलेखा ने उसका हाथ पकड़कर देखा और कुछ देर के बाद राजा विक्रम से बोली, महाराज मैं अभी आती हूँ। इतना कहकर सुलेखा वहां से चली गई। कुछ देर के बाद वह एक जड़ी बूटी लेकर वापस आई। सुलेखा ने जैसे ही जड़ी बूटी राजा विक्रम की पुत्री को खिलाई, उसकी हालत में सुधार आ गया। यह देखकर राजा विक्रम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। राजा विक्रम ने सुलेखा की ओर देखकर कहा, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अरे हमारी पुत्री को बड़े बड़े वैद्य सही नहीं कर पाए थे, लेकिन तुमने उसे ठीक कर दिया। शाबाश बेटी, मांगो क्या मांगती हो? तब सुलेखा बोली, महाराज आपने कुछ दिन पहले जिस मोहन नाम के युवक को बंदी बनाया है वह मेरा भाई है। वह निर्दोष है महाराज, दोषी कोई और नहीं बल्कि आपका मंत्री चतुर सिंह है। एक बार आप उससे अपने तरीके से पूछिए, मुझे विश्वास है कि वह सच्चाई उगल देगा। सुलेखा की बात सुनकर राजा विक्रम गहरी सोच में डूब गया और फिर बोला, ठीक है जैसा तुम चाहो। राजा विक्रम तुरंत अपने मंत्री चतुर सिंह के पास गया और अपनी तलवार निकालते हुए बोला, सीधी तरीके से बता दो दोषी कौन है, तुम या मोहन? मुझे सच्चाई का पता लग चुका है, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूँ। राजा विक्रम का यह रूप देखकर मंत्री चतुर सिंह डर गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। राजा विक्रम ने मंत्री चतुर सिंह को उसी समय कारागार में डलवा दिया और मोहन को रिहा कर दिया। फिर राजा विक्रम ने
मनोज और सुलेखा को ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं, हीरे और मोती देते हुए कहा, मेरी तरफ से यह तुम दोनों का इनाम है। मनोज सुलेखा को मोहन ढेर सारा धन देकर घर लौट आए। घर पर आने के बाद आनंद अपने भाई मनोज से बोला, हाँ अब अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। पिताजी सही कहा करते थे कि जो व्यक्ति मेहनत नहीं करता वह चाहे भाग्य का कितना भी धनी क्यों ना हो, एक दिन उसे सब कुछ गंवाना ही पड़ता है। और हाँ, भाग्य हमेशा इंसान का साथ नहीं देता है। आनंद की बात सुनकर मनोज मुस्कुराने लगा और उस दिन के बाद आनंद सुधर गया और मेहनत करने लगा, साथ ही साथ अपने बेटे का भी जीवन सुधारने लगा।